Hello students, today I am going to start first chapter of 12th as well as new chapter। तो देखें इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैट मतलब इलेक्ट्रो और स्टैट दो शब्द से बना है, दो वर्ड से बना है। इलेक्ट्रो का जो रिलेशन है वो चार्ज से है और स्टैट मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैट मतलब चार्ज जो रेस्ट में हो उसके बारे में पढ़ना, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट कहेंगे। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें चार्ज के बारे में पढ़ना हो और वो क्या हो, रेस्ट में हो। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब है, इसे सी से एब्रिविएट करते हैं। और सीजीएस यूनिट है ईएसयू, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। अब ईएमयू चार्ज होता है, ईएमयू चार्ज जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। मैग्नेटिज्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ईएमयू ऑफ चार्ज, चार्ज का जो यूनिट है। तो ईएमयू ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, अब जो रिलेशन है सभी में, जैसे 1 कूलम्ब इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU एंड 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलम्ब। ये तो बेसिक नॉलेज है चार्ज, है ना। अब जो चीजें हैं कि चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डेवलप कैसे होता है, किसी भी पार्टिकल पे चार्ज कैसे डेवलप होता है। क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तब चार्ज डेवलप होता है? नहीं। क्या बहुत सारे चार्ज प्रोटॉन्स एक जगह जमा हो जाते हैं तब चार्ज होता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में रिपेल करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो एक जगह हो नहीं सकते। प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपेल करता है, तो एक जगह हो नहीं सकते। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली बात कि हम ये पढ़े हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो रियली चार्ज का जो चार्ज क्यों डेवलप होता है, तो इसका रिलेशन जो बेसिक जो टर्म है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही वह वजह है जिसके कारण किसी भी पार्टिकल या बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। हम प्रोटॉन क्यों नहीं बोले, तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन और क्या है दूसरा टर्म, प्रोटॉन, ये दोनों चार्ज जो है वो बेसिक चार्ज है, इसी के कारण चार्ज डेवलप होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो चार्ज भी दो प्रकार के हो गए, एक पहला नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, और जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे आपको होता है प्लस में +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों का जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में सेम होता है, बस उसका नेचर अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलिए, अब कोई भी बॉडी है, जैसे ये मार्कर, यह न्यूट्रल है या नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, यह निर्भर करता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे तब वह पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होगी तब वो पार्टिकल न्यूट्रल होगा। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होगा तब वह पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होगा तब वह पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होगा।
ये वही बेसिक कंसेप्ट। अब इसमें है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इसलिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, इसलिए यह न्यूट्रल है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तब नेगेटिव चार्ज, जब प्रोटोनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज। अब जो सबसे बड़ा चार्ज का जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन है, इसको हम समझे कैसे हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही है, प्रोटॉन क्यों नहीं है। चलिए, सबसे पहली बात कि जो भी एटम है, एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटता है। इसका मतलब है कि सबसे बाहर में जो भी पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को यहां से निकालना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, प्रोटॉन को निकाल ही नहीं सकते। तो जब भी यहां पे हम एटम से निकाल सकते हैं तो वह है इलेक्ट्रॉन से, प्रोसेस चाहे जो भी हो निकालने का। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। मान लिया जाए कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है ना जी। इलेक्ट्रॉन है मान लिया कोई एटम है ना, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, 5 प्रोटॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। अब प्रोटॉन कितनी बचा, 5। किसकी संख्या ज्यादा होगी, 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मतलब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। मान लिया जाए कि इस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो पहले था 5, अब कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो किसकी संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की। तब इस पे क्या, कौन से चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वह है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी एटम से निकाल देते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तब उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब बात ये उत्पन्न होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है जी। तो मान लिया जाए एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम ए चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव में। और जब एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम ये डेवलप होगा, है ना। अगर हम 2 निकालते हैं तब 2 से गुना कर दीजिए, 2 अगर डालते हैं तो 2 से गुना कर दीजिए, 3 निकालते हैं तो 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 4 निकालते हैं तो 4 से गुना कर दीजिए। मान लिया n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो n इंटू इतना पॉजिटिव चार्ज होगा, या n इंटू इतना नेगेटिव चार्ज होगा डालने से। तो कहने का मतलब यह है कि जो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वह n इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम के बराबर होगा, जहां n क्या है, +-1 +-2 +-3 +-4, है ना जी, इतना है। तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। अरे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कह सकते हैं, या चार्ज और प्रोटॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सिंपल सी बात। यह इंटीजर है, n क्या है, यहाँ n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक इलेक्ट्रॉन निकाले या डाले ये 1 हो जाएगा, फिर 2 निकाले या डाले 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज है, बॉडी पे चार्ज है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, किसके, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। अब इसी चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे n आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यहाँ पे हम
1/2 नहीं लिख सकते हैं, 3/2 नहीं लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, जब भी होते हैं इंटीजर होगा। इसी कारण इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो हम समझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए, अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, अभी बता चुके, ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है जी? मैग्नीट्यूड में इतना होता है। प्लस कर दिए तो प्रोटॉन पे चार्ज, माइनस कर दिए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो यहाँ पे मान लिया जाए किसी भी जो पार्टिकल और बॉडी है उस पर चार्ज है Q, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Ne, E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E का वैल्यू होता है इतना, है ना। तो E इक्वल टू इतना और N इक्वल टू इतना। इसके अलावा मान लिया N के जगह पे हम 1/2 रखेंगे तो वैलिड नहीं होगा, 3/2 रखेंगे तो वैलिड नहीं होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए जो भी चार्ज होता है, और इसी चीज को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको नोट कीजिए। अब है कि चार्ज किसी भी पार्टिकल या बॉडी पे फैलता है कैसे, कैसे डेवलप होता है? तो चार्ज जो भी है वह 3 तरीके से डेवलप होता है। पहला है चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, दूसरा है चार्ज ड्यू टू कंडक्शन, और तीसरा है चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। जैसे हम बहुत बचपन में किए हैं, इस तरह से पेन को हम क्या करते हैं जी, रब करते हैं हेयर में, है ना। अब इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाता है इस पे और हेयर में भी, लेकिन इस पे चार्ज डेवलप होता है, पेपर को हम ये करते हैं। तो ये सारा जो इवेंट है वह कहीं ना कहीं ये चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन और चार्ज ड्यू टू इंडक्शन पे निर्भर है, और कंडक्शन का भी उसमें इफेक्ट है। चलिए इसको हम समझते हैं। तो जब भी हम किसी भी जब दो बॉडी को हम रब करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि बॉडी ए है और ये दूसरा बॉडी बी है, अब इसको हम रब कर रहे हैं, रगड़े इस तरह से, तो क्या होता है कि मान लिया इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया रगड़ते समय, रब करते समय, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अभी अधिकता हो गई तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इफ टू बॉडी रब ईच अदर देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, है ना, एंड द बॉडी विच इज एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा टर्म है चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है, चाहे पॉजिटिवली हो सकता है या नेगेटिवली हो सकता है, कोई भी चार्ज हो सकता है। इसके कांटेक्ट में हम लाए दूसरा ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल है। मोस्टली हम इसको मेटल में लेते हैं। जब दो मेटल कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, तो कहते हैं कि ये जो न्यूट्रल मेटल है वह भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि कंडक्शन जो भी होता है मेटल में होता है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया तो थोड़ा समझते हैं। मान लिया जाए कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके नजदीक हम न्यूट्रल दूसरे मेटल को लाए, या कंडक्टर कह लें हम, मेटल ना कह के हम कंडक्टर कहें, लेकिन मेटल इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा समझ में आए। दो कंडक्टर है, इसके नजदीक मिलाएं। अब यहाँ का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉन, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। तो इधर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। अब इसको कांटेक्ट में लाओ तो सारा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, इसमें कमी है इलेक्ट्रॉनों की, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। और फिर हम हटाएं, सेपरेट करें,
तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया है, देख लीजिए, इस ऑब्जेक्ट से इसमें आया है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें ज्यादा है इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कमी हुई, पहले बराबर था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया कुछ कुछ, तो ये जो पहले पॉजिटिव चार्ज था उससे थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था वह भी चार्ज्ड हो गया। इस प्रकार का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। सेम है, ऐसे ही है। इसमें क्या करते हैं कि हम कांटेक्ट में लाते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके नियर में लाए, कांटेक्ट में नहीं। कोई दूसरे कंडक्टर को हम लाते हैं इसके नजदीक, तब क्या होता है, तब यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको खींचते हैं इस ओर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस पार्ट में पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है इसमें, अब पॉजिटिवली चार्ज के नजदीक दूसरा हम न्यूट्रल कंडक्टर को लाएं तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इस प्रकार से इस कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब क्या करें, हम इसको कॉन्टेक्ट में नहीं लाते हैं, इसको ग्राउंड कर दीजिए इस पार्ट को, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको पूरा कर देगा, और जब हम इसको कट करते हैं तो ये सारा के सारा पार्ट न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार से इस पे नेट निगेटिव चार्ज रह गया, नेट निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये निगेटिवली चार्ज है, और इसके नजदीक हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाते हैं, तब क्या हुआ, अब ये निगेटिवली चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स है इस कॉर्नर पे आ जाएगा, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इस प्रकार से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जब इस पार्ट को हम ग्राउंड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां से आके ग्राउंड में चला जाता है, और ये पार्ट क्या हो जाता है, न्यूट्रल, और इस प्रकार से इस पे नेट निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो चार्जिंग ऑफ द बॉडी है इसको हम कहते हैं चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। क्लियर है सारी चीजें। तो यहां पे हम तीन टर्म को यूज किए हैं, चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्ज ड्यू टू कंडक्शन एंड चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। इसको नोट कीजिए। अब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तीन तरह से होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जब किसी भी लाइन पे, चाहे वह स्ट्रेट लाइन हो कर्व लाइन हो, इस पे चार्ज फैला हुआ हो यूनिफॉर्मली या जो भी है, जब लाइन पे फैला हुआ है चार्ज तो इसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना जी। और जब सरफेस पे है, मान लिया बोर्ड के सरफेस हो या पेज के सरफेस हो या शीट हो, जो भी है उसके सरफेस पे फैला हुआ हो इस प्रकार से, और कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव भी हो सकता है, यहां भी जैसे निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि सरफेस पे फैला हो तो उसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अंदर अंदर तक पूरे बॉडी में, होल बॉडी में अगर चार्ज फैला हुआ हो तब उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तीन तरह का टर्म बनेगा। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। मान लिया इस लाइन पे इसका लेंथ कितना है L है और इस पे चार्ज कितना फैला हुआ है Q। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। मतलब यूनिट लेंथ पे जो चार्ज फैला हुआ है, मतलब चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, यहां पे देख लीजिए इसको कि L लेंथ पे Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा Q बाई L, और इसी को क्या कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई L। ठीक है जी। तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ यही है लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी प्रकार से सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, मान लिया इसका सरफेस एरिया है A और इस पे चार्ज फैला हुआ है Q, तो यहाँ सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q बाई A। मतलब चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, इसको हम क्या कहें सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे देख लीजिए कि A सरफेस एरिया पे Q चार्ज, तो यूनिट पे कितना हो जाएगा Q बाई A हो गया। अब यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, तो यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज फैला हुआ है उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मान लिया कि इस जो ऑब्जेक्ट है इसका वॉल्यूम भी है, इस पे चार्ज फैला हुआ है Q, तो यहाँ पे रो से हम लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, हो जाएगा Q बाई V। ठीक है, जैसे एक ही है वैसे हुआ। अब जो हमें इस्तेमाल करने वाली जो टर्म है, ये कम से कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इस्तेमाल होता है, मान ले कि ये स्मॉल, मान ले कि ये यूनिफॉर्म वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अनयूनिफॉर्म है ना। तो यहां पे हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं DL, मतलब छोटा सा लेंथ, और उसमें चार्ज फैला हुआ है DQ। तब यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाई DL। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। मान लीजिए सरफेस है, कि सरफेस में हम छोटा सा हम सरफेस एरिया लेते हैं DA, और इसमें चार्ज फैला हुआ है DQ। तब यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा DQ बाई DA। वही चीज है, जैसे DA एरिया पे DQ चार्ज फैला हुआ है, तो यूनिट एरिया पे कितना हो जाएगा DQ बाई DA। तो ये कब इस्तेमाल होता है, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम आगे जब पढ़ेंगे ये रिंग के कारण किसी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, तो उस समय हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाता है जी, सिग्मा इक्वल टू DQ बाई DV, इस तरह से। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट टर्म है कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ में क्या है, सबसे पहले हम जान लें कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जब दो लाइक चार्ज है, जैसे दोनों या तो पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव हो, तो क्या करते हैं रिपेल करते हैं, वह एक दूसरे से दूर भागेगा। अब यहाँ पे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो वहां पे क्या होगा अट्रैक्शन होगा। और जब अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा तो कितने फोर्स से होगा, वो जो दिया है कितने मैग्नीट्यूड से, उस वही लॉ को हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से हम पढ़ेंगे कि कितने फोर्स से या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ ये देता है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो फोर्स है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दो चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के।
है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, है ना, उसी ढंग का सेम सिमिलर चीज है। वहां पे मास था, यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन या तो रिपेल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लिया जाए कि Q1 और Q2 दो चार्ज है, R दूरी पे रखा हुआ, R ए पार्ट है ना, और दोनों के बीच का जो फोर्स है वो F है। तो F is directly proportional to Q1 into Q2 and F is inversely proportional to R square होगा। तो F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square। दोनों को हम मिलाएंगे तो हो जाएगा F Q1 Q2 by R square। That imply हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F is equal to K into Q1 Q2 by R square, जहाँ K क्या है, कांस्टेंट है। K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। K जो है यह दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पे निर्भर करता है। मतलब दोनों चार्ज के बीच में क्या है, हवा है, पानी है, ईंट है, पत्थर है, कागज है, पेपर है, मिका है, माइका है, क्या है, इस पे निर्भर करता है K का वैल्यू। और फ्री स्पेस एक टर्म है, मतलब जहां कुछ नहीं है, वैक्यूम या एयर कह ले हम, एयर में भी K का जो वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका भी कुछ वैल्यू होता है 8.85 into 10 का पावर -12 ऐसा कुछ करके होता है, देख लीजिएगा। और इसका वैल्यू फ्री स्पेस में होता है 9 into 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें समझेंगे पहले कि जो फोर्स है दोनों चार्जों के बीच में वो होगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर। और जब दोनों चार्ज के बीच में या तो कुछ नहीं है, वैक्यूम है, या एयर है, तो K का मान हम इतना रखेंगे। दूसरी चीज, अगर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो Q1 और Q2 का हम मैग्नीट्यूड लेंगे। मान लिया नेगेटिव चार्ज भी है तो हम उसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। डिस्टेंस और चार्ज एक सिस्टम में होना चाहिए, मतलब अगर ये दोनों है SI सिस्टम में तो हम R को भी SI सिस्टम में लेंगे, ये है CGS सिस्टम में तो ये लेंगे CGS सिस्टम में। तो फोर्स जो आएगा या तो न्यूटन आएगा या डायन आएगा, है ना। इस प्रकार से हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलिए इस पे उदाहरण कुछ एक दो ले लेते हैं। मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन है जी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1.6 into 10 का पावर -19 कूलम्ब, है ना, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, या सेंटीमीटर है और एक कूलम्ब है, दोनों एक सिस्टम में नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर को हम R जो है, R को चेंज कर दीजिए, 1 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 1/100 मीटर, है ना जी, 1/100 मीटर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 10 का पावर -2 मीटर। तो यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 into 10 का पावर 9 इंटू, एक चीज और, CGS सिस्टम में, इन CGS सिस्टम K का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और वो जो मैं बताया 9 into 10 का पावर 9 वह SI सिस्टम में होता है। CGS सिस्टम में हम उसका वैल्यू K का कितना लेंगे, 1 लेंगे। यहाँ पे SI सिस्टम हम ले रहे हैं इसलिए 9 into 10 का पावर 9। Q1 के जगह पे 1.6 into 10 का पावर -19 इंटू Q2 भी उतना ही है। R का जो वैल्यू है 1/100 या 10 का पावर -2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए
यहाँ पे जो भी नंबर वाले टर्म है एक साथ लिखिए, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 बाई इस ये कर लें हम। अब देखिए 10 का पावर वाला एक साथ लिखे, बाई कितना हो जाएगा 10 का पावर -4। ठीक है जी। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा कुछ ना कुछ इंटू 10 का पावर, यहाँ पे देख लीजिए 10 बचा, 10 और 19 29 हो जाएगा, 29 डिवाइडेड बाई 10 का पावर -4। अरे -4 ऊपर जाएगा तो दिस इंटू 10 का पावर प्लस हो जाएगा तो -25 हो जाएगा, इतना होगा। क्लियर है जी? इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कूलम्ब्स लॉ। आगे हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, और भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है और बहुत सारे वेरिएंट ऑब्जेक्ट जैसे रिंग हो गया और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे। तो बने रहे जेके सर के साथ। एक ब्रेक के बाद भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।